मुंबई की एक ऐसी रात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक तरफ दशहरा के ढोल नगाड़े बज रहे थे और दूसरी तरफ चल रही थी गोलियां। एक बेहद ताकतवर लीडर की हत्या होती है और मुंबई पुलिस की वाट लग जाती है। क्या इसके पीछे किसी नोटोरियस गैंग का हाथ था या फिर मुंबई के रियल एस्टेट और बिल्डर लॉबी का कोई गहरा राज छुपा था? 65 बुलेट्स, स्नैपचैट पर चलने वाले सीक्रेट मैसेजेस और कुर्ला के एक छोटे से फ्लैट में बनी भयानक प्लान। आखिर किसने और क्यों ली बाबा सिद्दीकी की जान? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि सच आपकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक है और इस कहानी के हर मोड़ पर एक नया सस्पेंस आपका इंतजार कर रहा है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है, पर 12 अक्टूबर 2024 की रात इस शहर के लिए एक भयानक सपना बनकर आई। ये कहानी शुरू होती है बाबा सिद्दीकी से, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। बिहार के गोपालगंज जिला के शेख टोली गांव से निकला एक आम लड़का जो आगे चलकर मुंबई का एक बहुत बड़ा नाम बन गया। बाबा सिद्दीकी का सफर किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। उन्होंने अपना पॉलिटिकल सफर एक आम वर्कर के रूप में शुरू किया था। 1977 में उन्होंने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन की और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते गए। मुंबई की पॉलिटिक्स में उनका दबदबा इतना बढ़ गया था कि 1992 में वह बीएमसी के कॉरपोरेटर चुने गए और उसके बाद बांद्रा वेस्ट से लगातार 3 बार एमएलए बने। वह एक ऐसे नेता थे जिनकी पहुंच सिर्फ आम जनता तक ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स तक थी। आपको याद होगा 2013 की वह फेमस इफ्तार पार्टी जिसने पूरे देश की मीडिया का ध्यान खींचा था। यह वही पार्टी थी जहां बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच चल रही 5 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म करवाकर उन्हें गले मिलवाया था। उनकी इस ताकत और कनेक्शन को देखकर हर कोई उन्हें मानता था। मुंबई में जब भी किसी को कोई काम निकलवाना होता था तो लोग कहते थे कि टेंशन मत ले, बाबा भाई सब ठीक कर देंगे। उनकी इफ्तार पार्टीज में बॉलीवुड का हर बड़ा स्टार शामिल होता था और वहां की रौनक देखने लायक होती थी। पर कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसके दुश्मन भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। हाल ही में फरवरी 2024 में उन्होंने 48 साल पुराना कांग्रेस का साथ छोड़कर अजित पवार की एनसीपी ज्वाइन की थी। उन्हें सरकार की तरफ से वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, जिसका मतलब था कि उनके आसपास हमेशा आर्म्ड पुलिस गार्ड्स मौजूद रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। 12 अक्टूबर 2024 का दिन था। पूरे देश में दशहरा मनाया जा रहा था और मुंबई की सड़कों पर दुर्गा विसर्जन का जश्न चल रहा था। हर तरफ भीड़ थी और फायर क्रैकर्स की आवाज से आसमान गूंज रहा था। बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, जो निर्मल नगर में कोलगेट ग्राउंड के पास था। रात के लगभग 9:15 से 9:30 का वक्त हो रहा था। किसी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में मौत उनका इंतजार कर रही है। अचानक 3 लोग भीड़ से बाहर आते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। दशहरा के ढोल और पटाखों के शोर में उन तीनों ने अपनी बंदूकें निकाली। उन्होंने एक ऐसी भयानक साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाया था जिसने पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और लॉ एंड ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ये लोग कौन थे और यहां तक कैसे पहुंचे, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनकी तैयारी किसी प्रोफेशनल आर्मी से कम नहीं थी। जैसे ही बाबा सिद्दीकी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, उन 3 शूटर्स ने हमला कर दिया। पटाखों के शोर और भीड़ का उन्होंने पूरा फायदा उठाया ताकि गोलियों की आवाज किसी को सुनाई ना दे और आसपास के लोगों को लगे कि सिर्फ पटाखे बज रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बाबा सिद्दीकी के वाई कैटेगरी सिक्योरिटी वाले पुलिस कांस्टेबल पर चिली पाउडर और पेपर स्प्रे फेंका ताकि वो कुछ देख ना सके और कोई उन्हें रोक ना पाए। यह एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि उस वक्त उनके पास सिर्फ एक ही कांस्टेबल मौजूद था जो उन्हें एस्कॉर्ट कर रहा था। इसके तुरंत बाद मेन शूटर शिव कुमार गौतम ने अपनी पिस्टल से लगातार 6 राउंड्स फायर किए। 2 बुलेट सीधे बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी और एक उनके पेट में लगी। एक पल में वहां मची धूमधाम चीख पुकार में बदल गई। बाबा सिद्दीकी वहीं जमीन पर गिर गए और उनके आसपास खून ही खून फैल गया। उनके साथ खड़े एक और शख्स को भी गोली लगी। पुलिस और वहां मौजूद लोगों की तुरंत वाट लग गई। आनन फानन में उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत बेहद क्रिटिकल थी।
डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की और लगभग 2 घंटे तक उनका इलाज चलता रहा। उनका बहुत खून बह चुका था और उन्हें रिवाइव करने की हर टेक्निक यूज की गई, पर रात के 11:27 पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। लीलावती अस्पताल के बाहर एक भारी भीड़ जमा हो गई, जिसमें बड़े पॉलिटिशियंस से लेकर संजय दत्त और सलमान खान जैसे बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल थे, जो अपने पुराने दोस्त को आखिरी बार देखने आए थे। उधर क्राइम सीन पर मुंबई पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए 2 शूटर्स को मौके पर ही दबोच लिया। उनमें से एक था हरियाणा का रहने वाला 23 साल का गुरमैल बलजीत सिंह और दूसरा था उत्तर प्रदेश का 19 साल का धर्मराज राजेश कश्यप। पर इन सब के बीच मेन शूटर शिव कुमार गौतम पुलिस को चकमा देकर सुंबड़ी में कोंबड़ी बनकर वहां से गायब हो गया। पुलिस ने मौके से 3 बुलेट्स के खोल और एक 9 मिलीमीटर की पिस्टल बरामद की। अगले दिन पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ बड़ा कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द एक खाक किया गया, जहां अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता मौजूद थे। पर हत्या की इस आग ने अभी पूरे शहर को अपनी लपेट में लेना शुरू ही किया था। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर इस जकास लीडर को मारने की हिम्मत किसने की? क्या यह कोई पर्सनल दुश्मनी थी या पॉलिटिकल मुद्दा, या फिर इसके पीछे किसी बहुत बड़े गैंग का हाथ था जो मुंबई में अपना खौफ दोबारा कायम करना चाहता था? मुंबई क्राइम ब्रांच ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो बातें सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। हत्या के अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट वायरल होती है जिसने इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। एक फेसबुक पोस्ट में सीधे तौर पर इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। इस पोस्ट को शुभम लोनकर नाम के एक शख्स ने किया था, जो बिश्नोई गैंग का खास आदमी माना जाता है। पोस्ट में बेहद खुले शब्दों में लिखा था कि सलमान खान, हम यह जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई की जान ली। पोस्ट में आगे लिखा था कि बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा गया क्योंकि उनके कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से थे और उन्होंने अनुज थापन और सलमान खान की मदद की थी। आपको पता ही होगा कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। यह सब 1998 के ब्लैक बक पोचिंग केस से शुरू हुआ था, क्योंकि बिश्नोई समाज में ब्लैक बक को बहुत पवित्र माना जाता है और उन्हें लगता है कि सलमान खान ने उनके समाज का अपमान किया है। बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दी थी और अप्रैल 2024 में उनके घर के बाहर फायरिंग भी करवाई थी। गैंग का कहना था कि जो भी सलमान खान या दाऊद गैंग की मदद करेगा उसका यही हाल होगा और वह अपना बदला जरूर लेंगे। इस मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई अनमोल बिश्नोई था, जो इंडिया से बाहर बैठकर इस पूरे मर्डर का प्लान बना रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शूटर्स और उनके हैंडलर्स आपस में बात करने के लिए स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जैसे मॉडर्न ऐप्स का यूज करते थे, ताकि उनकी चैट तुरंत डिलीट हो जाए और पुलिस उन्हें ट्रैक न कर सके। अनमोल बिश्नोई इन शूटर्स को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। शुभम लोनकर और एक और हैंडलर मोहम्मद यासीन अख्तर ने इन शूटर्स को हथियार, लॉजिस्टिक्स, नए सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन्स प्रोवाइड किए थे। मुंबई पुलिस ने इस साजिश में शामिल प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार कर लिया, जो शुभम का भाई था। प्रवीण ने ही इन यूपी के लड़कों को इस काम के लिए रिक्रूट किया था, पर शुभम अभी भी फरार था और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था। इस नोटोरियस गैंग की एंट्री से यह साफ हो गया था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड एक नए और साइबर स्मार्ट रूप में वापस आ रहा है, जहां बाहर बैठे आका देश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन अब तेजी पकड़ चुकी थी और उन्हें यह जानना था कि आखिर इस मर्डर की प्लानिंग कैसे हुई थी। इस हत्या का प्लान अचानक नहीं बनाया गया था, बल्कि यह एक मिलिट्री स्टाइल एग्जीक्यूशन था, जिसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। क्राइम ब्रांच की जांच में जो सच्चाई बाहर आई उसने सबको दंग कर दिया। शुरुआत में यह कॉन्ट्रैक्ट राम कनौजिया और नितिन सप्रे नाम के क्रिमिनल्स को दिया गया था। राम कनौजिया महाराष्ट्र का ही रहने वाला था और वह जानता था कि बाबा सिद्दीकी की पहुंच और ताकत कितनी बड़ी है। उसने सोचा कि इस काम में उसकी वोट लग सकती है, इसलिए उसने जानबूझकर 1 करोड़ रुपए की डिमांड की ताकि हैंडलर्स पीछे हट जाएं। जब राम कनौजिया पीछे हट गया तो शुभम लोनकर ने अपना प्लान बदला। उसने यूपी के छोटे गांव से आने वाले लड़कों को टारगेट किया, जिन्हें मुंबई की पॉलिटिक्स और बाबा सिद्दीकी के स्टेचर का कोई अंदाजा नहीं था। इस काम के लिए शिव कुमार गौतम, गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को चुना गया
और उन्हें 10 लाख रुपए और हर महीने एक फिक्स सैलरी देने का वादा किया गया। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन शूटर्स को ठीक से बंदूक चलानी भी नहीं आती थी। उन्होंने मुंबई के कुर्ला इलाके में 2 सितंबर को एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था और वहीं रुके थे। अपने इस किराए के कमरे में उन्होंने सुमड़ी में कोंबड़ी बैठकर लगभग 4 हफ्ते तक यूट्यूब वीडियोस देखकर बंदूक चलाना, उसमें गोली लोड करना और अनलोड करना सीखा। उन्होंने कुर्ला के उस कमरे में ड्राई प्रैक्टिस की थी जिसमें बिना बुलेट के ट्रिगर दबाने की प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि ओपन स्पेस में आवाज होने का डर था। इन तीनों ने लगातार कई दिनों तक बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेची की, उनके डेली रूटीन को ऑब्जर्व किया और सही मौके का इंतजार किया। उनके पास टोटल 65 बुलेट्स थे, जो साफ दिखाता है कि उनका इरादा किसी भी हालत में अपने टारगेट को खत्म करना था और कोई चांस नहीं छोड़ना था। मुंबई पुलिस ने बताया कि इस हत्या में 3 अलग अलग पिस्टल्स का यूज हुआ था, जिसमें एक हाई एंड ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल, एक टर्किश पिस्टल और एक देसी कट्टा शामिल था। यह हथियार उन्हें एक प्रीपेड कुरियर के जरिए भेजे गए थे। उनका एस्केप प्लान भी बहुत डिटेल्ड था। उन्होंने भागने के लिए एक बाइक का प्लान बनाया था, पर एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और उसकी जगह ऑटो रिक्शा का यूज करने का डिसीजन लिया। उन्होंने पेपर स्प्रे का पहले से इंतजाम किया था, जिसे 10,000 से 12,000 रुपए में खरीदा गया था, ताकि सिक्योरिटी वालों पर इसका यूज करके धुआं फैलाकर वहां से कलर्टी मारी जा सके। यह सब तैयारी दिखाती है कि अनमोल बिश्नोई और उसके हैंडलर्स ने इन नए और अनजान लड़कों को किस तरह से एक खतरनाक मिशन के लिए ब्रेन वॉश करके तैयार किया था। हत्या को अंजाम देने के बाद मेन शूटर शिव कुमार गौतम बहुत ही शातिर तरीके से वहां से फरार हो गया था। उसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले और अपना मोबाइल फोन फेंक दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। वह तुरंत मुंबई से निकलकर पुणे भाग गया। पुणे से उसने ट्रेन पकड़ी और झांसी होता हुआ लखनऊ पहुंचा और फिर अपने गांव बहराइच के पास चला गया। उसका प्लान किसी भी तरह यूपी और नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश भागने का था। वह रास्ते भर अनजान लोगों से उनका फोन मांगकर अपने हैंडलर्स अनुराग कश्यप और बाकी लोगों से बात कर रहा था ताकि उसे शेल्टर मिल सके। पर मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ की जॉइंट टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार 28 दिनों तक उसकी सर्च ऑपरेशन चलाई और आखिरकार 10 नवंबर 2024 को बहराइच के नानपारा इलाके से उसे दबोच लिया। उस ऑपरेशन में 21 पुलिस ऑफिसर्स शामिल थे। उसके साथ उसके 4 और साथी अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह भी पकड़े गए, जो उसे छुपने और नेपाल भागने में लॉजिस्टिकल मदद कर रहे थे। इन सभी को मुंबई लाकर 19 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दिन रात चल रही थी और उन्होंने रायगढ़ और पनवेल इलाके से और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने हथियार सप्लाई किए थे। टोटल अरेस्ट का नंबर 26 तक पहुंच गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने MCOCA कोर्ट में अपनी डिटेल चार्जशीट दाखिल की, जो पूरे 4,590 पेज लंबी थी। इस चार्जशीट में हर एक एविडेंस कॉल रिकॉर्ड्स और स्नैपचैट की डिलीट की हुई चैट्स की डिटेल थी। पुलिस ने इस केस में अनमोल बिश्नोई, शुभम लोनकर और यासिन अख्तर को वांटेड घोषित किया और उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किए। एक सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब US एजेंसीज ने अनमोल बिश्नोई को अरेस्ट किया और उसे डिपोर्ट करके इंडिया लाया गया, जहां उसे NIA की कस्टडी में रखा गया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जब पुलिस को लग रहा था कि केस लगभग सॉल्व हो गया है और बिश्नोई गैंग का मोटिव क्लियर है, तभी मुंबई में एक नया पॉलिटिकल ब्लास्ट होता है। यह ब्लास्ट बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के एक स्टेटमेंट का था, जिसने इस पूरी कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया। जीशान ने जो बातें पुलिस को बताई, उसने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का भेजा फ्राई कर दिया और एक नए और गहरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया। जीशान सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस को दिए अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस मर्डर का एक नया और बहुत बड़ा एंगल खोल दिया। उन्होंने साफ लफ्जों में बताया कि इस मर्डर के पीछे सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं, बल्कि मुंबई की ताकतवर बिल्डर, लॉबी और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA प्रोजेक्ट्स का लफड़ा हो सकता है। जीशान ने बताया कि उनके पिता की आदत थी कि वह रोजाना अपनी एक पर्सनल डायरी मेंटेन करते थे, जिसमें वह अपनी डेली मीटिंग्स और आने वाले लोगों के बारे में लिखते थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि मर्डर वाले दिन शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच उनके पिता की व्हाट्सएप पर BJP नेता मोहित कंबोज से बात हुई थी।
मोहित कंबोज बांद्रा के एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनसे मिलना चाहते थे, जो मुंद्रा बिल्डर्स द्वारा हैंडल किया जा रहा था। जीशान ने अपने स्टेटमेंट में शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब का नाम भी लिया और कहा कि कई बड़े बिल्डर्स उनके पिता पर लगातार प्रेशर बना रहे थे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी उनके मुनाफा कमाने वाले एसआरए प्रोजेक्ट्स के रास्ते में एक बड़ी रुकावट थे। एक डेवलपर पृथ्वीजीत राजाराम चौहान ने तो जुलाई 2024 में उन्हें मैसेज करके धमकी भी दी थी कि वह जीशान का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे अगर प्रोजेक्ट नहीं रुका। जीशान के इस स्टेटमेंट ने पूरी कहानी में एक भयानक सस्पेंस पैदा कर दिया। क्या बिश्नोई गैंग ने सच में सलमान खान वाली दुश्मनी के चलते यह मर्डर किया था, या उन्हें किसी लोकल बिल्डर लॉबी ने करोड़ रुपए की सुपारी दी थी और सलमान खान का नाम सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन की तरह यूज किया जा रहा था ताकि असली मास्टरमाइंड जो एसी कमरों में बैठे हैं वह बचा रहे। इसके बाद बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक पिटीशन फाइल की। उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया कि उनका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बायस्ड है और वह जानबूझकर ताकतवर बिल्डर लॉबी को बचा रही है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इस केस की जांच किसी इंडिपेंडेंट एसआईटी से करवाई जाए। फरवरी 2026 में कोर्ट ने इस केस के 27 आरोपियों पर फॉर्मल चार्जेस फ्रेम किए और उसी वक्त एक आरोपी आकाशदीप कर्ज सिंह को बेल भी मिल गई, जो इस केस में बेल पाने वाला पहला शख्स बना। आज भी जीशान सिद्दीकी को लगातार ईमेल पर मौत की धमकियां मिल रही हैं और उनसे 10 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन की मांग की जा रही है, वरना उनका हाल भी उनके पिता जैसा करने की धमकी दी गई है। यह हत्या भले ही हो चुकी है और कई लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, पर इसके पीछे की असली सच्चाई आज भी मुंबई की बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स और अंडर कंस्ट्रक्शन एसआरए प्रोजेक्ट्स की नींव में दबी हुई लगती है। एक आम लड़के से लेकर मुंबई के सबसे ताकतवर नेता बनने वाले बाबा सिद्दीकी का सफर इतने दर्दनाक तरीके से खत्म होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। आगे इस केस में क्या होगा? क्या हाई कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद असली बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस के चेहरे बेनकाब होंगे, या यह सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के पीछे आखिर असली दिमाग किसका हो सकता है? लॉरेंस बिश्नोई का या किसी और ताकतवर का? अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही सस्पेंसफुल और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।